तो बेटा ये ग्रामर का टॉपिक है हमारा समास। क्या है? समास। समास का मतलब होता है बेटा जोड़ना। क्या होता है? संधि करना, जोड़ना, संधि करना। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? दो शब्दों से मिलाकर कोई एक छोटा शब्द बना देना। क्या? दो शब्दों से मिलाकर एक छोटा शब्द बना देना। क्यों? ताकि हमारी बात बेटा कम से कम शब्दों के अंदर कही जा सके। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक। लेकिन हम अभी हिंदी का पढ़ेंगे। और सबसे पहले आप देखो, मैंने खुद लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूं वन में वास करने वाला, या वन में निवास करने वाला, या जंगल में वास करने वाला, जंगल में रहने वाला। लंबी लाइन हो गई, लेकिन इसकी मैं एक छोटी लाइन क्या लिख सकता हूँ? जंगली। मतलब जंगल में रहने वाले को क्या बोल दिया? जंगली। समझ में आ गया है ना? अब मैंने क्या बोला? वन में रहने वाले को वनवासी। बात खत्म। इतने हमारे एक शब्द ने मेरी इतनी बड़ी लाइन को क्या किया? इतना छोटा कर दिया। अगला देखो, दिन रात। अब मैं बोलता हूँ दिन और रात मैं ये सब करता रहता हूँ। अब तुम क्या बोलोगे जल्दी से? दिन रात तू यही सब करता है। छोटा हो गया है ना? शब्द क्या हुआ? छोटा हो गया। तो यही बेटा समास है। अब समास के कुछ भेद हमारे सामने है। वैसे तो बेटा बहुत भेद है समास के, बहुत भेद है, लेकिन कुछ जरूरी जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, सीबीएसई फ्रिक्वेंटली पूछता है, वो यही है। क्या है वो? यही 6 है जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा? तो बोर्ड पे आप जूम करना जब मैं आपको पहला बताऊंगा। सबसे पहला समास, बेटा समास के नाम पढ़ने पहले। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक। सबसे पहला समास देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब है जिसमें पहला पद, प्रथम पद इंपॉर्टेंट हो। ये प्रथम पद क्या होता है? मतलब पूरा जो वर्ड लिखा हुआ है, जो वर्ड, जो शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द के अंदर शुरुआती शब्द तो जरूरी हो, बाद वाला इतना जरूरी ना हो, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। इसका बेटा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यथा योग्य। क्या? यथा योग्य। इसका मतलब क्या हुआ? योग्यता के अनुसार। मतलब जैसी आपकी योग्यता है उसके अनुसार। तो अनुसार इतना जरूरी नहीं है, योग्यता जरूरी है। क्या? योग्यता जरूरी है। इसलिए यथा योग्य में कैसा? योग्यता। मतलब पहला शब्द जो था वो जरूरी था। अगला एग्जांपल देखो, मृत्युपरांत। क्या? मृत्युपरांत। तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मृत्यु के उपरांत, मतलब मृत्यु के बाद, मौत हो जाने के बाद। तो क्या होने के बाद ज्यादा बात जरूरी है कि मृत्यु बात जरूरी है? मृत्यु जरूरी है। क्या जरूरी है? मृत्यु। तो बेटा यही है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। ठीक है बेटा? तो बेटा समास के भेद के अब दूसरा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं, तो दूसरा भेद है हमारा तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। जैसे हमारे अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद, पहला वर्ड, उस वर्ड के शुरुआती शब्द जरूरी थे, इसके अंदर बेटा शुरुआती ना छोड़कर लास्ट के वर्ड जरूरी होते हैं। अंतिम पद जरूरी होता है, दूसरा पद जरूरी होता है। जैसे कि राजपुरुष मतलब राजा पुरुष, या राजा आदमी। राजपुरुष मतलब राज पुरुष, राजा आदमी। तो इसके अंदर बेटा आदमी या पुरुष इतना जरूरी थोड़ी ना। पुरुष तो सब होते हैं, नॉर्मल पुरुष, लेकिन उस पुरुष को स्पेशल किसने बनाया? राजपुरुष ने। राजा ने उसको क्या बना दिया? स्पेशल बना दिया। तो इसके अंदर क्या समझ में आती है कि हाँ, राजा ने उसको स्पेशल बना दिया। लेकिन अगर ये नहीं भी होता, और ये राजा नहीं भी होता, तो पुरुष तो होता। राजा ने उसे स्पेशल तो बना दिया, लेकिन क्या राजा के बिना इस शब्द का कोई अर्थ बनता है? बनता है। पुरुष का एक अपना अर्थ बनता है। ऊपर देखो अव्ययी भाव समास के अंदर लिखा है मृत्यु के बाद। मैं मृत्यु को हटा दूं तो के बाद का कोई अर्थ बनता है? बात ही समझ नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, कुछ हटा हुआ है। ठीक है? कुछ हटा हुआ है, लेकिन इसमें लग रहा है कुछ हटा हुआ है। ये तो एक पूर्ण शब्द दिखाई दे रहा है, मतलब एंड वाला शब्द ज्यादा जरूरी है। अब मैंने इस तरीके से शुरुआत इसलिए कराई थी ताकि बेटा तुमको अंतर समझ में आए। कहीं वहां जाके राजपुरुष देखकर तुम इसे अव्ययी भाव समास ना लगा डालना। ठीक है बेटा? तो बेटा अगला हमारा समास के अंदर का एग्जाम्पल जो है वो है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या है? द्वंद्व मतलब, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों ही आपस में भिड़ जाएं। क्या? द्वंद्व हो जाए। इसका मतलब क्या है? दोनों ही पद जरूरी हो जाए। दोनों ही पद जरूरी हो जाए। पहला मिटाओ तो दूसरा इंपॉर्टेंट लगे, और दूसरा मिटाओ तो पहला भी उतना ही इंपॉर्टेंट नजर आए, वो बेटा द्वंद्व समास है। ठीक है? जब आपकी बुद्धि को लगे कि यार दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये तो वहां पर द्वंद्व समास लगाना होता है। जैसे कि बहन भाई। क्या? तो बहन मिटा दूं तो भाई क्या जरूरी नहीं है, और भाई मिटा दो तो बहन भी। तो ये क्या है बेटा? द्वंद्व समास। अगला क्या है? काला गोरा। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, काला और एक गोरा।
काला मिटा दूं तो गोरे की विशेषता, गोरा मिटा दूं तो काला भी अपने आप में एक शब्द है। अगला देखो थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, बहुत मिटा दो तो थोड़ा रह जाएगा, थोड़ा मिटा दो बहुत रह जाएगा। तो बेटा ये क्या है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद समान हो। ठीक है बेटा, अब है बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास, समास का चौथा भेद हमारा बहुव्रीहि समास। इसका मतलब जिसमें कोई भी पद इंपॉर्टेंट हो ही ना। क्या मतलब? ना तो प्रथम पद मतलब शब्द का ना पहला भाग जरूरी हो ना दूसरा भाग जरूरी हो, जरूरी हो ही ना भाग तो जरूरी हो तीसरा। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो बताया नहीं, यही बताया कि एक बीच का शब्द एक एंड का शब्द, ये तीसरा शब्द कौन सा हुआ? तो बेटा ये तीसरा शब्द वो शब्द है जो इन दोनों शब्दों को मिलाकर उसका एक नया मतलब बना देता है। ऐसे ही कुछ स्पेशल नाम है, अब याद रखना। जैसे हम बोलते हैं दशानन, जब हम दशानन बोलते हैं तो उसको जब मैं तोड़ूंगा तो बनेगा दश आनन। दश आनन का दश का मतलब 10, आनन मतलब सर, 10 सर वाला। लेकिन जो इस शब्द को बनाने से मुझे मतलब समझ में आया, मुझे रावण समझ में आया। क्या समझ में आया? जो कि इसमें लिखा भी नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं है। तो क्या है, तीसरा शब्द जरूरी क्या है, रावण है, जरूरी है। अगर मैं दशानन भी बिटा दूं तो रावण तो रहेगा। रावण के तो और भी बहुत नाम है, क्योंकि रावण भी बेटा उसका एक विशेषण नाम ही है। जो रावण नाम दिया गया लंकेश को, लंका के राजा को जो नाम दिया गया था रावण, वो रावण भी नाम तो बेटा किसने दिया था? माता गौरी ने नाम दिया था। क्यों? क्योंकि बेटा वो बहुत तेज चीखा था, बहुत तेज उसने राग किया था जब भगवान ने अंगूठाधर उसे कैलाश में नीचे दबा दिया था, जब उसने कैलाश को उठा दिया था। तो जो उसने रावण किया, जो उसने बहुत तेज रुद्रन किया, उस रुद्रन के हिसाब से पूरा कैलाश हिल गया। उसकी आवाज से पूरा कैलाश हिल गया और उसका नाम रावण रखा गया। ठीक है, अगला देखो त्रिनेत्र। इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? त्रि मतलब तीन, नेत्र तीन नेत्र वाला। लेकिन इसके अंदर जो नहीं लिखा हुआ, जो मुझे समझ में आया वो क्या थे? भगवान शंकर। क्या समझ में आया? भगवान शंकर मुझे समझ में आया। ठीक, अगला देखो कमल नयन, कमल प्लस नयन। कमल मतलब जिनके नयन कमल जैसे हैं। क्या? जिनके नयन कमल जैसे हैं, वो कौन है? कमल नयन। तो मेरा समझ में क्या आया? विष्णु समझ में आया। क्या समझ में आया? विष्णु समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? कमल नयन भी मिटा दूं तो विष्णु तो रहेंगे। अगला महावीर, जो वीरों के भी वीर हैं वो है बजरंगबली। तो मेरे दिमाग में क्या आया? बजरंगबली आया। तो महा और वीर दोनों को मिटा दूं तभी भी वो रहेगा। तो बेटा ऐसे शब्द जिसके अंदर दोनों ही शब्दों की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो और तीसरे किसी शब्द की इंपॉर्टेंस बने, वो मेरा बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है बेटा। बेटा समास के अंदर अब हमारा पांचवा भेद क्या है? कर्मधारय समास। इससे पहले सारे हो गए कर्मधारय समास। इसका मतलब है जिस पद के अंदर, जिस शब्द के अंदर कुछ विशेष बात हो, किसी विशेष गुण को आगे जोड़ा जाए। शब्द की शुरुआत में क्या हो? एक विशेष गुण जोड़ दिया जाए। क्या? विशेष गुण जोड़ दिया जाए, वो बेटा कर्मधारय समास कहलाता है। और उसका अलग से कोई तीसरा मतलब ना बने, उसका मतलब भी उन शब्दों के बीच में से आ जाए। जैसे कि महात्मा, जिसकी आत्मा महान है। क्या है? जिसकी आत्मा महान है, महान आत्मा वाला व्यक्ति महात्मा कहलाता है। कि अब कोई बच्चा बोलेगा भैया तो ये महावीर जो शब्द हुआ, जो ये महावीर शब्द हुआ, क्या ये कर्मधारय नहीं हुआ? क्योंकि इसमें तो लिखा है महावीर जो बहुत वीर है। ठीक बेटा, बिल्कुल हुआ कर्मधारय, बिल्कुल ये हुआ। लेकिन ये कब होता? जब महावीर का कुछ और मतलब नहीं होता। महावीर का मतलब महावीर ही होता और इसका मतलब होता है जो वीरों का भी वीर है। तो इतने में काम हो जाता। लेकिन महावीर सुनते ही मेरे दिमाग में वीरों का वीर नहीं आता, मेरे दिमाग में आता है बजरंगबली, मेरे दिमाग में आता है हनुमान। तो जब मेरे दिमाग में इसका कोई तीसरा ही मतलब आता है जो कि सच है, तो बेटा इसको मैं इस कैटेगरी में डाल ही नहीं सकता, ये बहुव्रीहि समास हो गया। क्योंकि जिसके अंदर दो शब्दों को जोड़कर बनाने वाले शब्द की इंपॉर्टेंस ना हो इतनी जितनी कि किसी तीसरे शब्द की हो जो लिखा भी ना हो। पर महात्मा याद करें तो गांधी मत लिख देना यहाँ पे कि बोलो महात्मा तो गांधी थे, तो वो भी तो बहुव्रीहि हो गया। बेटा बहुव्रीहि नहीं हो गया। वो महात्मा थे, क्या वो अकेले महात्मा थे? इस दुनिया में बेटा अकेले त्रिनेत्र शंकर जी हैं, कोई और भी है क्या? दशानन तो रावण ही है, कोई और भी है क्या? महावीर तो बजरंगबली है, कोई और भी है क्या? नहीं है ना। तो जो कोई और हो ही ना, उसी में बेटा स्पेशल बात लगाते हैं। महात्मा सुन के गांधी तुम्हारे सबके मन में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ बेटा एक और इंपॉर्टेंट, मंद बुद्धि। क्या हो? मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद हो, जिसका दिमाग धीरे चले, या जो बुद्धू हो, इडियट हो। ये तो बात हुई। ठीक,
तो इससे मुझे कोई याद आया? मुझे बहुत लोग याद आ गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो उसमें बहुवचन में डाल दूंगा तुम्हें अपना दोस्त याद आ जाएगा लिखते ही। मंद बुद्धि, क्या है ना, अपना फोटो नहीं आता किसी का, सब अपने आप को तेज समझते हैं। जैसे तुम मंद बुद्धि कहते हो वो भी अपने आप को बहुत तेज समझता होगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये हो गया। तो बेटा अब समास का अंतिम भेद तो आपके सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है द्विगु समास। क्या नाम है बेटा? द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब है जिस समास या जिस शब्द में शुरुआत में कोई नंबर आए, शुरुआत में कोई संख्या आ जाए, वो बेटा द्विगु समास है। आंख बंद करके लगा देना। पहला, त्रिभुज, जिसकी 3 भुजा हो, मैथ का ट्रायंगल। नवरात्र, जहां 9 रातों की बात हो। ठीक। चौराया, जहां पर 4 रास्ते एक साथ गुजर रहे हो। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या होता है? तो एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, चौराया हो गया ना, 4 रास्ते हो गए, समझ गए? तो बेटा यहाँ क्या हुआ? त्रि मतलब 3, नव मतलब 9, चौ मतलब 4। देखो ना संख्या आ गई। तो ये संख्या ने क्या बनाया? द्विगु समास बनाया। अब क्या बोलोगे भैया? अच्छा तो ये भी तो त्रिनेत्र है यहाँ पे। देखो ना, बहुब्रीहि समास में त्रिनेत्र नहीं है, तो त्रि का मतलब तो 3 होता है। तो फिर भैया इसको यहाँ पे क्यों रख दिया बहुब्रीहि में? इसको द्विगु समास में क्यों नहीं रख दिया? फिर बता रहा हूँ, जिन 2 शब्दों को जोड़ने से एक ही मतलब निकल कर आए, कोई तीसरा मतलब निकल कर ना आए, जो लिखा है वही का मतलब बनना चाहिए। त्रिभुज का मतलब 3 भुजा वाला। क्या? 3 भुजा वाला। क्या है भैया? ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या है? ट्रायंगल। ठीक। नवरात्र, 9 रातों वाला। और चौराया मतलब 4 राहों वाला। राहु मतलब रास्तों वाला। बेटा ये सारी चीजें, इससे कुछ और समझ में आया तुम्हें? कोई तीसरी चीज समझ में आ गई क्या? कोई तीसरी चीज समझ में आई? चौराहे से मौजपुर चौक तो नहीं आ गए याद? तो जो भी है तो वो चौराया है ना। नवरात्र से क्या समझ में आया? 9 रात। इससे कुछ और नहीं समझ में आई? नवरात्रि को नवरात्रि बोलते हैं, कुछ और नया शब्द नहीं बोलते उसके लिए। बस सीजन के हिसाब से अलग अलग बोल देते हैं, इस सर्दी में आई है कि गर्मी में आई है। ठीक है। 3 भुजा वाला ट्रायंगल। लेकिन बेटा जब मैं बोलता हूँ त्रिनेत्र, तो है बात तो सही कि 3 आंखों वाला, लेकिन जब मैं 3 आंखों वाला लिखता हूँ ना, तो मुझे वो 3 आंखों वाला नहीं रहता मेरे लिए, वो मेरे लिए शंकर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो कोई तीसरी चीज हो गई। क्या हो गई? कोई तीसरी ही। तो ये याद रखना, जब किसी 2 चीजों को मिलाकर कोई तीसरा अर्थ निकाला है, वो बेटा चुपचाप बहुब्रीहि में डाल देना। और जिसमें सिर्फ नंबर लिखने से कोई वही जोड़कर वही दिखाई दे, उसे बेटा द्विगु समास में लिखना। और इसी के साथ बेटा आपकी समास की क्लास खत्म होती है।